देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान में एक बहुत प्रचलित बात थी, उसको कहते थे गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। अब गुड तालिबान उनके लिए वो है जो दूसरे देश में जाकर के इनका जो एजेंडा लागू करे, और जिस तालिबान को ये इस्तेमाल करना चाहते थे भारत के विरोध में भी, वो गुड तालिबान है। अब बैड तालिबान वो है इनके लिए जो पाकिस्तान के अंदर आकर के टेररिस्ट जो एक्टिविटीज करते हैं, वो इनका बैड तालिबान है। चीन और पाकिस्तान का रोल अफगानिस्तान में इंटरट्वाइंड है। पाकिस्तान जो है वो उसका एक किस्म का प्रॉक्सी है अफगानिस्तान में, कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं दुनिया के, ये सबको चैलेंज है। 9/11 की घटना जिसमें 3000 से अधिक उस समय निरपराध लोगों की हत्या हुई थी अमेरिका में, उस प्रकार की भी घटना होने की आशंका है। टेररिज्म भी जो है ये वैश्विक चुनौती है। पूरे लोकतांत्रिक देशों को इकट्ठा होकर के इसका सामना करना पड़ेगा। अपने छोटे छोटे मतभेद जो है वो छोड़ने पड़ेंगे। मैं समझता हूं तो इसके ऊपर विजय जो है अवश्य पा सकते हैं। नमस्कार। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा कर चुका है। हालात तेजी से बदल रहे हैं। हजारों लोग अफगानिस्तान से भागने की फिराक में हैं। पूरी दुनिया की नज़र तालिबान पर, अफगानिस्तान पर है। संशय नज़र से देख रहे हैं। आगे इसका असर पूरी दुनिया पर, अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों पर, भारत पर, जम्मू कश्मीर पर क्या पड़ेगा, इन सब सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं राजन खन्ना जी, जो कि दक्षिण एशिया में, पाकिस्तान के मामले में, चीन के मामले में इनकी गहरी समझ है, वो लगातार नज़र बना कर रखते हैं। इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो अफगानिस्तान में जो हुआ है और जिस तेजी से तालिबान ने कब्जा किया है, आगे भी बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। अभी सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि अफगानिस्तान का एक एज ए नेशन क्या भविष्य होने वाला है, क्या वहाँ पर चेंजेस आने वाले हैं, वो एक बार थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। देखिए, थोड़ी सी समय जो पिछले 1-2 महीने की डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये तो प्रत्याशित ही था, क्योंकि काफ़ी समय से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह रहा था कि हमें अफगानिस्तान से निकलना है। इस संदर्भ में एक बात जाननी बड़ी आवश्यक है कि इनको यहाँ पर आने का जो इनका कारण है, आज अगर हम पीछे मुड़ कर के देखते हैं तो कारण के पीछे किसी भी प्रकार का कोई भी तर्क दिखता नहीं है। क्योंकि 1979 में यहाँ पर सोवियत रूस आया था अफगानिस्तान में। उसको भी अफगानिस्तान से कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि उस वक्त सोवियत रूस की जो सीमाएं थी, जो आज के उसके प्रांत उससे अलग हो गए, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये प्रांत उस समय यूनाइटेड जो अपना स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया है उसका हिस्सा हुआ करते थे, और वो अफगानिस्तान की सीमा को लगते थे, और सोवियत रशिया वहां आकर के बैठ गया। उसका एक मूल कारण है कि पिछले 100-150 साल से, जार के समय से, सोवियत से पहले ही रशिया का एक स्वप्न रहा करता था हमेशा से। वो स्वप्न रशिया का ये था कि उसको किसी भी प्रकार से, क्योंकि उसकी जो बंदरगाहें हैं उसके पास पे बहुत लिमिटेड है। एक उसकी नॉर्थ सी में है और दूसरी जो व्लादिवोस्तोक है वो फार ईस्ट में है। जो ज्यादा करके जो बंदरगाहें हैं उन और बाकी के जितने उसके पोर्ट्स हैं वो सारे क्योंकि सर्दी में जम जाते हैं, तो उसको अरेबियन सी के वार्म वाटर में उसको आना था। तो अफगानिस्तान में 1979 में उसके आने का प्रयोजन मुख्य रूप से ये था कि वो वहां आकर के बैठे और बाद में वो पाकिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान से ग्वादर या कराची तक पहुंच सके। अब उस समय जो भूमिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थी, उन्होंने एक जिहाद वहां पर शुरू करवा दिया पाकिस्तान की मदद से, और लोगों को बहुत जबरदस्त एक बहुत जिसको कहते हैं कि अवधारणा, गलत धारणा का प्रचारण किया जाता है कि सोवियत रशिया जो था 10 साल तक कब्जा नहीं कर सका, 20 साल तक यूएस वहां पर कुछ नहीं कर सका। सवाल है कि कब्जा करने को वहां पर है क्या? ये तो लैंड में वो लोग वहां पर आए थे,
और ना तो वहां पर किसी प्रकार की कोई तंत्र है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कोई उनके पास में दिखाने के लिए, ना उनका कोई एजुकेशन का कोई सिस्टम है, ना उनका पास, क्योंकि उस चीज में कभी उन्होंने यकीन किया ही नहीं है। तो 10 साल तक गुरिल्ला युद्ध पहले मुजाहिदीन सोवियत रशिया के खिलाफ लड़ता रहा 1979 से लेकर 1999 तक। सोवियत रशिया जब यहाँ से गया वापिस, तो जाते टाइम पर यहाँ पर नजीबुल्लाह को अपने एक उसका पिट्ठू था उसको बिठा गया। 1996 तक नजीब ने वहां पर शासन किया। 1996 में जो आज का तालिबान है उसका वर्जन 1 वो उस समय वहां पर आया, और 1996 से लेकर के 2001 तक 5 साल तक तालिबान का वहां पर शासन रहा। ये 5 साल में जितने भी वहां पर अत्याचार हो सकते थे फंडामेंटल राइट्स के विरोध में, वो वहां पर होते रहे। अब सवाल है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहां पर आया 9/11 का उसके ऊपर जब हमला हुआ, तो उसने कहा कि इसके जितने भी आतंकवादी हैं, इसके पीछे करने वाले, वो तो सारे अफगानिस्तान में छुपे हैं। जबकि सत्य तो ये है कि उसमें अधिकांश जो लोग थे वो तो सऊदी अरेबिया के थे, जिन्होंने 9/11 पर हमला किया था। तो एक उनका तर्क ये जरूर समझ में आता है, क्योंकि अफगानिस्तान, क्योंकि वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं था, तो एक प्रकार का ट्रेनिंग ग्राउंड टेररिस्ट के लिए जरूर था। और इन्होंने ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए वहां पर पहले तो उसके ऊपर आक्रमण करते रहे, हवाई हमले करते रहे, फिर वहां करके अफगानिस्तान में बैठ गए। जबकि सत्य यह है कि ओसामा बिन लादेन 2011 में एबटाबाद में मिला पाकिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान के अंदर आने का कोई प्रयोजन कोई इनका ज्यादा समझ आता नहीं है। इन्होंने $1 ट्रिलियन से ज्यादा वहां खर्चा किया अफगानिस्तान में। जो ज्यादा खर्चा जो था सब फिजूल था, जिसका किसी प्रकार से कोई भी अर्थ नहीं था। वहां पर लोगों को ठेके दे दिए गए। अमेरिकी लोग भी थे जिन्होंने पैसा बनाया, और अफगानी लोग भी थे जिन्होंने गलत पैसा वहां पर बनाया। और $1 ट्रिलियन का आज जो अमेरिका में वहां की पब्लिक पूछ रही है कि आप इसका हमें किसी प्रकार का कोई जो इसका लॉजिक है खर्च करने का, वो हमें बताइए। 4 राष्ट्रपति जो थे वो वहां पर उस समय बुश था, उसके बाद में ओबामा था, उसके बाद में ट्रम्प था, अभी अपना ये बिदेन है। सवाल ऐसा है कि वहां पर किसी भी राइम एंड रीजन के विरोध में इन्होंने काम किया। उनको मालूम था कि वो टेरेन ऐसी है कि जहां पर आप बैठ करके सामने वाला दुश्मन आपके सामने आमने सामने लड़ता हो तो आप जंग में जीतो और उसके बाद अपना राज स्थापित करो। वो अदृश्य वहां पर शत्रु है, गुरिल्ला वार करते हैं, जहां पर आपकी फॉर्मेशन होती है वहां पर आकर के मारते हैं, एंड दे डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। अफगान का जितना भी अफगान वहां पर लोग हैं, उनका एक ही स्वप्न होता है कि एक हाथ में कलाशनिकोव हो और 2 टाइम का हमको नान और कबाब खाने को मिल जाए। इससे ज्यादा उनका किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। तो ऐसे में जो अदृश्य दुश्मन के साथ में आप कहाँ से लड़ोगे? तो ऑल ऑफ ए सडन पिछले 2-3 साल से, क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, वहां पर लोगों की आवाज उठनी शुरू हुई कि आप इतना फजूल का खर्चा वहां पर क्यों कर रहे हो और आप हासिल क्या करने चाहते हो। तो इन्होंने कहा कि भाई हम देखिए वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेशन कायम करना चाहते हैं, हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं लोगों को सिविलाइज्ड लाइफ मिले, हम चाहते हैं लोगों को शिक्षा मिले, हम चाहते हैं उनका स्वास्थ्य का पैरामीटर जो है वहां पर बढ़ जाए, तो इसके लिए हम वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने बाकी मित्र देशों को भी अपने साथ में खींचा, किसी न किसी अनुपात में नाटो के बाकी देश भी जो है वो आर्थिक रूप से वहां पर सही रहे। जापान वहां पर कितनी डोनेशन देता रहा। भारत का स्वयं का $3 बिलियन का उसमें इन्वेस्टमेंट हमने किया। हमारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सामरिक जो है ऑब्जेक्टिव नहीं था। एक मित्र राष्ट्र होने के रूप में हमने सलमा डैम वहां पर बनाया, जिसको इन्होंने अफगान भारत मैत्री डैम के रूप में देखा। हमने वहां की पार्लियामेंट बिल्डिंग बना के दी अफगानिस्तान की, हमने कितने सड़कें वहां पर डेवलप करके दी। लेकिन आज जो स्थिति वहां पर बन गई है, वो स्थिति तो अभी तक जो हुआ है, जो इतिहास है, वो सबके सामने है। मेरा जो मुख्य रूप से बात करने का नजरिया है वो ये कि आने वाले समय में होने वाला क्या है। तो सबसे पहले तो एक चीज देखनी पड़ेगी कि अमेरिका ने कहा था मैं 11 सितंबर से पहले यहाँ निकल जाऊंगा, और उसको पता था, काफी समय से इस बात कर रहे थे, दोहा डायलॉग हो रहे थे जिसमें तालिबान के लीडरों के साथ में उनका वार्तालाप हो रहा था। तो क्या अचानक क्या हड़बड़ी मच गई, क्या जल्दबाजी मच गई कि अचानक वहां से जाना शुरू हो गया? इस विषय में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि उन्होंने 3,50,000 सैनिक, अफगान सैनिक तैयार किए थे, जिनको उन्होंने बहुत अच्छी मॉडर्न ट्रेनिंग दी थी,
जिनको उन्होंने बड़े ढंग से इक्विप किया था, बड़े उनको स्टेट ऑफ द आर्ट आर्मामेंट्स दिए थे, कमांडो फोर्स उनकी तैयार की थी, उनकी सप्लाई लाइन बहुत अच्छी उन्होंने बरकरार रखी थी, और वायुसेना वहां पर उन्होंने बना के दी जिसमें 170 वहां पर उसमें जहाज। एक सबसे बड़ी बात जो है वो समझ में नहीं आती है कि यूएस को मालूम था हम छोड़ करके जा रहे हैं यहाँ से, तो क्या कारण था कि उसने एक तो बड़े ढंग ग्रेजुअली इनकी जो अफगान आर्मी थी उसकी सप्लाईज बंद कर दी, उनको एम्यूनिशन नहीं दिया, उनका जो बाकी का सप्लाई था वो नहीं हुआ, जो सैलरी यूएस कॉफर से जाया करती थी वो सैलरी पिछले कई महीनों से पेंडिंग उनकी चल रही थी। तो ये बात एक समझ में आ रही है कि एक प्लान का एक नतीजा था, एक योजनाबद्ध तरीके से ये काम किया गया सो दैट कि अफगान सेना जो है वो आखिर के दम में तालिबान से ना लड़ सके। इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति दिखती नहीं है। दूसरा ये है कि 170 फाइटर प्लेन जो उन्होंने उनकी वायुसेना को दिए थे वो अपने साथ में क्यों नहीं लेकर के गए, जो हेलीकॉप्टर वहां पर वो छोड़ गए हैं वो अपने साथ में वहां से क्यों नहीं लेके गए, बड़ी आसानी से उसको फ्लाई आउट करके किसी भी यूएस बेस पे उसको ट्रांसफर किया जा सकता था। जो हैवी इक्विपमेंट उन्होंने छोड़ी है आर्मी की, जिसमें आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जिसमें और भी बाकी चीजें हैं, जो उनकी आर्टिलरी है, वो आर्टिलरी वो ले जा सकते थे, और ज्यादा से ज्यादा अगर ले जाने के स्थिति में नहीं थे तो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया वहां पर, उनको मालूम था छोड़ के जाएंगे तो तालिबान के हाथ में आएगी। इसका मतलब है कि इनकी बड़ी एक टेसिट बिहाइंड द कर्टेन इनकी अंडरस्टैंडिंग यूएस की तालिबान के साथ में थी, और इसका दूसरा कोई भी कारण नहीं है कि ये इतना ज्यादा सामान वहां पर छोड़ के जाते। दो बातें, सामान छोड़ गए ताकि तालिबान के हाथ में आए, दूसरा अफगान आर्मी को पूरी तरह से पंगु करके गए ताकि किसी प्रकार की रेजिस्टेंस वो ना दे सके, और तालिबान को इन्होंने इनका किसी प्रकार का उनके साथ में कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि आपका एक भी व्यक्ति मरे बगैर आपको काबुल के अंदर एंट्री मिल जाएगी, जो लगभग हुआ। कहीं किसी किसी जगह में थोड़ी बहुत ही पहले स्पिन बुलडॉग में थोड़ी बहुत ही अफगान आर्मी की उनके साथ में झड़पें हुई, थोड़ी बहुत ही हेरात में हुई, पर देखिए एक प्रकार का केक वॉक था। तो इसको जानने ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि यूएस ने ऐसी स्थिति क्यों क्रिएट की। इसका मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो इन्होंने तालिबान को केक वॉक करने का एक प्रकार का आमंत्रण दिया, इनकी कोई ना कोई उनके साथ में अंडरस्टैंडिंग जरूर हुई होगी। अब अगला प्रश्न आता है कि क्या कारण हो सकता है, इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो उसके पीछे पूरी जियो स्ट्रेटेजी को हमको समझना पड़ेगा कि ये जो 20 साल का इनका वहां पर प्रेजेंस था अमेरिका का, इसको सबसे ज्यादा अगर किसी ने झटका उस समय दिया तो उसमें 3 देश जो है अग्रणी थे, और एक देश उनके साथ में खड़ा था। 3 जो अग्रणी थे, पाकिस्तान था, चीन था और रशिया था, और उनका साथ ईरान दे रहा था। ईरान क्यों साथ दे रहा था उनका, क्योंकि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की शत्रुता तो जो है वो काफी समय से चलती आ रही है। तो ईरान बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके बॉर्डर में, उसके नेबरहुड में उसका शत्रु राष्ट्र किसी प्रकार से बैठा रहे, क्योंकि कल को जिस प्रकार से वातावरण अभी कितने समय से चल रहा है कि इन्होंने खुले रूप से यूएसए ने ईरान के कुछ वहां के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी हमला करके उनको मारा है, और ईरान ने भी उसके विरोध में अपना कई जगह पर जो यूएस अपना ये सऊदी में और अपने मिसाइल छोड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वातावरण बहुत यूएस और ईरान के बीच में गर्म था, तो ईरान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके बिल्कुल अक्रॉस द बॉर्डर उसके जो है उसका शत्रु राष्ट्र उसकी प्रेजेंस हो, उसके बेसिस हो। तो ईरान ने प्रत्यक्ष रूप से उस समय मदद की तालिबान की। हालांकि ईरान और तालिबान आधारभूत रूप से आइडियोलॉजिकली एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्योंकि ईरान शिया है और अफगानिस्तान के भीतर हजारा जो कम्युनिटी है शिया है, वो हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहे हैं तालिबान के। तो ईरान हमेशा से तालिबान के विरोध में हजारा को सपोर्ट करता है वहां पर, लेकिन ये बार उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वहां से निकालना था। अब दूसरे जो राष्ट्र हैं उसमें से जो पाकिस्तान है वो सबसे आगे था, और उसका जो प्रॉक्सी चाइना की और रशिया की वो पाकिस्तान उधर कर रहा था। अब पाकिस्तान के लिए सबसे आसान क्यों है वहां पर तालिबान को सपोर्ट करना, क्योंकि पाकिस्तान का जो प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, उसमें जो पश्तून है वो पश्तून पाकिस्तान के क्षेत्र के, और जो डूरंड लाइन
जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का, उसके दोनों तरफ पश्तून आबादी है। तो वहां के पश्तून यहाँ और यहाँ के वहां, वो कभी मालूम नहीं पड़ता। हालांकि पाकिस्तान ने वहां पर एक बाढ़ भी लगाई हुई है, लेकिन तोरखम से और स्पिन बोल्डा किए जो उनके पैसेजेस हैं, वहां से कितने लोग आ जाते हैं उसका किसी को मालूम पड़ता नहीं है। तो पाकिस्तान क्या करता था कि वहां से तालिबान, क्योंकि वो वहां के जो तालिबान थे वो अमेरिकन जो नजर थी उसके अंतर्गत उस समय थे, तो पाकिस्तान उनको अपने खैबर पख्तूनख्वा में बुला करके वहां से उनको पूरा एक्टिवेट करता था। उनसे वहां पर उनकी जो भी मदद होती थी वो किया करते थे, और फिर वो जब वहां वारदात करते थे वहां से आके छुप जाते थे। तो आज का जो तालिबान है वर्ष नंबर 2, उसका पूरा करता धरता, उसका निर्माता जो है वो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान ये कर क्यों रहा है, तो उसके पीछे एक बात और स्पष्ट अपने को देखनी है कि पाकिस्तान ने जिस मॉडल को फॉलो किया, वो मॉडल जो है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मॉडल है नहीं है। वो मॉडल में क्या है कि दो प्रकार के अपने मॉडल होते हैं। एक मॉडल होता है कि आप आर्थिक शक्ति बनो, आर्थिक शक्ति से आप आपकी जो है सामरिक ताकत तैयार करो, उसके ऊपर से राजकीय सत्ता का निर्माण करो। ये पुराना है, ये चाणक्य की नीति से भी ये आता है। और जो ये आइडियोलॉजी है जिसको पाकिस्तान जिस आइडियोलॉजी के आधार पे बना, वो आइडियोलॉजी कहती है कि ताकत आपके हाथ में रखो, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो। तो वो उनका पूरा रिवर्स चलता है। तो पाकिस्तान इसके लिए भूखा भी मर जाए, वो अपने हाथ में अपनी ताकत जो है वो किसी भी प्रकार से सामरिक ताकत जो है, स्ट्रेटेजिक पावर है, वो छोड़ना नहीं चाहता। उसके लिए पाकिस्तान के हम एक चीज देखिए कि बड़ी एक अपना मशहूर बात है कि भुट्टो ने जब ये उनका आज का एटम बम है इसका प्रोग्राम शुरू किया था, तो उसकी फेमस एक वाक्य है। वो कहता था 1000 साल तक हमको घास भी खाकर जीना पड़ेगा, जिएंगे तो मगर हम एटम बम जरूर बनाएंगे। तो आज वो अक्षरश बात सामने आ रही है। वहां पर खाने के लिए नहीं है, उनका शिक्षा तंत्र सारा जो है वो पूरा अस्त व्यस्त हुआ है, लेकिन वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक पावर है उस वो ये बात समझते हैं ये हमारे हाथ में रहेगी तो हम सारी दुनिया को ब्लैकमेल कर सकते हैं। पहले दुनिया को उन्होंने ब्लैकमेल किया जब उन्होंने मुजाहिदीन जो है क्रिएट किए और सोवियत रशिया के विरोध में उन्होंने उसको यूज किया। तो उसके बाद में सेकंड टाइम उन्होंने तालिबान को 1996 से लेकर 2001 तक सपोर्ट करते रहे, और ओसामा बिन लादेन उसको उसका डर दिखा दिखा करके सारी दुनिया से ये फंड लेते थे। दुनिया को कहते थे देखो हम आपके साथ में खड़े हैं। लेकिन वो जैसे कहावत है ना कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, तो वो क्या करते थे कि एक साइड में तालिबान क्रिएट करते थे और दूसरी साइड में दुनिया को कहते थे देखो हम वॉर इन टेरर में आपके साथ में खड़े हैं। तो पाकिस्तान का ये बर्ताव जो है लगातार चल रहा है। जी जी सर, पाकिस्तान का वरद हस्त है तालिबान पर, ये सबको पता है। पाकिस्तान ने तालिबान को पाला है, पोसा है, और अब अफगानिस्तान में तालिबान के जरिए पाकिस्तान का अपर हैंड होगा, ये बात भी सही है। लेकिन जो इरादे तालिबान के हैं, जो उसके जो समकक्ष संगठन है जैसे कि टीटीपी है या फिर अलकायदा है, वो पूरी दुनिया में खलीफेट या शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। पाकिस्तान है एक नेशन जो कि खुद को डेमोक्रेसी कहता है, वहां पर एक बाकायदा सिस्टम है भी, आर्मी का ही कहे लेकिन एक सिस्टम है। तो वो जो विरोधाभास है कि तालिबान में शरिया कानून और पाकिस्तान में सो कॉल्ड डेमोक्रेसी और या फिर मिलिट्री रूल, इसको पाकिस्तान कैसे तालिबान को समझा पाएगा और तालिबान कैसे पाकिस्तान में नहीं शरिया कानून लागू करने की कोशिश नहीं करेंगे? तो ये तो डायनेमिक्स है, इस डायनेमिक्स को आप जरा बताइए कि कैसे तालिबान पाकिस्तान का फायदा कर पाएगा या फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी इसका रिपरकशन झेलना पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान में एक बहुत प्रचलित बात थी, उसको कहते थे गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। अब गुड तालिबान उनके लिए वो है जो दूसरे देश में जाकर के इनका जो एजेंडा लागू करे। गुड तालिबान अभी मान लीजिए कि पूरे वेस्ट को डराना था, तो वो इनके मित्र हैं। इनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो अफगानिस्तान में ये मानते हैं वो गुड तालिबान है, और जिस तालिबान को ये इस्तेमाल करना चाहते थे भारत के विरोध में भी वो गुड तालिबान है। अब बैड तालिबान वो हैं इनके लिए जो पाकिस्तान के अंदर आकर के टेररिस्ट जो एक्टिविटीज करते हैं, वो इनका बैड तालिबान है। अब देखिए जहां तक तो आइडियोलॉजी का सवाल है, वो तालिबान जो अफगानिस्तान में बैठा है या तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी है, वो आइडियोलॉजी दोनों की सेम है।
दोनों शरिया लागू करना चाहते हैं वहां पर, दोनों निजाम मुस्तफा लागू करना चाहते हैं वहां पर, दोनों वहां पर जो रियासत मदीना लागू करना चाहते हैं वहां पर। अब पाकिस्तान का क्या है कि ये बहुत बड़ी एक कन्वीनियंस की गेम खेल रहा है शुरू से ही, वो अफगानिस्तान के संदर्भ में हो या बाकी चीजों के संदर्भ में हो। जब उसको IMF से लोन लेना है तो वो मॉडर्न नेशन है पाकिस्तान, जब उसको वेस्ट में अपनी बड़ी अच्छी छवि दिखानी है तो वो मॉडर्न नेशन है। लेकिन जब उसको जिहाद लागू करना है, वो कश्मीर हो कि बाकी दुनिया के दूसरे देश हो, तब वो बात करता है उस वक्त निजाम मुस्तफा की और शरिया की और इस्लामिक लॉज की। तो पाकिस्तान दो नावों में सवार होकर के जाने की कोशिश करता है। अब सवाल ये आता है कि जो TTP वाले हैं वो ये कहते हैं कि भाई जब आप अफगानिस्तान के अंदर हमारे ही भाइयों को अपनी एक आइडियोलॉजी के आधार के ऊपर सपोर्ट करते हो, वही आइडियोलॉजी जब हम आपके यहाँ पर लागू करना चाहते हैं आप हमें विरोधी क्यों मानते हो। तो यहाँ ये बहुत बड़ा जो जिसको कहते हैं पैराडॉक्स है कि जहाँ पाकिस्तान गिरा हुआ है और पाकिस्तान इसको बैलेंस करने की कोशिश करता रहता है। अब पाकिस्तान एक साइड में मॉडर्निज्म की बात करता है, एक साइड में इमरान खान बड़ी बड़ी बातें करता है कि नहीं मेरे यहाँ पर जो बहुत लिबरलिज्म जो है मैं इस ख्यालात का हूँ। सवाल ऐसा है, कभी किसी ने वहां का ऑडिट किया है कि कितने वहां पर मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर? बहावलपुर से लेकर मुल्तान और मुल्तान से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा, इनको खुद को गिनती नहीं होगी, इतने मदरसे हैं। वो मदरसों के अंदर क्या है, रॉकेट साइंस पढ़ाते हैं क्या? वो मदरसों में जो टीचिंग दी जाती है वहां से क्या बनकर के वहां प्रोडक्ट क्या होगा? वहां का प्रोडक्ट जो होगा वो जिहाद ही होगा, वो जिहाद कहीं पर भी दुनिया में। इसके लिए पाकिस्तान बेसिकली इज ए फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म। और ये संदर्भ में एक बात मैं अफगानिस्तान के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि एक्चुअली पाकिस्तान हैज क्रिएटेड ए फ्रैंकेनस्टीन्स मॉन्स्टर फॉर इटसेल्फ बाय सपोर्टिंग तालिबान इन अफगानिस्तान इन रिसेंट हिस्ट्री आल्सो। ये बात आप समझ लीजिए, मैं आज इसकी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वो आने वाले समय में जो, हालांकि टेररिज्म कहीं भी हो दुनिया में एंटी ह्यूमन है, ये ह्यूमैनिटी के जो सिद्धांत हैं उनके विरोध में है। जब आज से 10 साल पहले इसी TTP ने पेशावर के अंदर 150 मासूम बच्चों की हत्या की थी तो उस समय हर इंसान का दिल रोया था। उसमें हम भारतीय, हमारी तो जो शिक्षा है, हमारी जो फिलॉसफी है वो तो टोटल मानवीय आधार के ऊपर चलती है। तो उन बच्चों को जब उन्होंने मारा था, वो मारने के पीछे उनका कारण था, उन्होंने कहा ये वो आर्मी वाले बच्चे हैं जो आर्मी वाले हमारे ऊपर गोली चलाते हैं। तो TTP कुछ भी गलत काम वहां पर करेगी तो हमें दुख होगा, कहीं पर भी हिंसा होती है वो दुख का विषय होती है। लेकिन जिन्होंने इसको क्रिएट किया है ये उनको सोचना चाहिए था, ये TTP वाले इनकी पाकिस्तान की आने वाले समय में नींद हराम कर देंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरी इससे जुड़ी हुई एक और बात मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान कहता था कि भी TTP के वहां पर बहुत ज्यादा कैंप लगे हुए थे और भारत क्योंकि हमारे कॉन्सुलेट थे वहां पर, जलालाबाद में थे, हमारे हेरात में था, हमारा जो है काबुल में, कंधार में, मज़ार शरीफ में, हर जगह पे हमारे कॉन्सुलेट थे। तो उन्होंने भारत को इतने कॉन्सुलेट की जरूरत क्या है वहां पे, और वो कहते थे कि जो TTP है उसको भारत वहां पर सपोर्ट करता है। मैं आज ये बात दावे से कहना चाहता हूं कि आज हमारे सारे कॉन्सुलेट वहां पर बंद हो चुके हैं अफगानिस्तान में, लेकिन जितनी वहां पर TTP की प्रेजेंस अफगानिस्तान में होगी वो पाकिस्तान को ना को चने चबा के रख देगा। क्योंकि आप जो है वो दो धारी तलवार लेकर के नहीं चल सकते, दो नावों पर सवार नहीं हो सकते। या तो आप इतनी हिम्मत रखो और कह दो कि ठीक है हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं, हम शरिया को मानते हैं, बात आप शरिया की करते हो, मानते आप हो नहीं, बात आप वेस्ट में आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटियों में वहां पर भेज देते हो और इनको मरने के लिए मदरसों में भेज देते हो। तो आप जो है एक चीज के ऊपर, एक बात के ऊपर कायम रहो, आप दोनों चीजों को लेकर के नहीं चलेंगे। ईदर यू हैव टू अडॉप्ट मॉडर्निज्म, डेमोक्रेसी, प्रॉपर डेमोक्रेसी, और यू हैव टू फॉलो शरिया। तो ये पाकिस्तान की सारी स्थिति है जिसके कारण से जो it is going to be, havoc is going to be created by TTP in Pakistan near future। दूसरा BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अभी देखिए कि पाकिस्तान ने जब बलूचिस्तान को जबरदस्ती हथियाया था 1948 में, वो अपनी मर्जी से आया नहीं था। नवाब ऑफ कलात को जबरदस्ती पाकिस्तान ने वहां पर जाकर के अपनी सेना भेजकर बलूचिस्तान को हथियाया था। 1948 से लेकर अभी तक 73 सालों में
अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार की हुकूमत रही हो, वो बलूचिस्तान का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं ये हमारे बलोच भाई हैं, इनके ऊपर पाकिस्तान जो है वो अत्याचार कर रहा है। तो ये जो बलोच कॉज है उसका समर्थन पिछले 73 साल से अफगानिस्तान में चल रहा है। वो प्री तालिबान हो, पोस्ट तालिबान हो, ड्यूरिंग तालिबान हो, सब जगह पे उन्होंने किया है और वो करते रहेंगे। और आज जब वहां पर ये स्थिति बन रही है, आप देखिए जब कोई सरकार होती है कहीं पर, मान लीजिए इससे पहले शुरू में हामिद करजई था या भी अशरफ गनी था, तो आप अगर उस धरती से कुछ काम ऐसा होता आपके देश के विरोध में, तो आप अपना शिष्टमंडल लेके जा सकते हो, आप वहां पर डिप्लोमेटिक डिमार्शे दे सकते हो, आप उनके साथ जाकर के बातचीत कर सकते हो कि भैया ये चीज गलत है, आप इसको बंद करिए। उसका नतीजा क्या हो बात की बात है, लेकिन आप ले तो अपना कॉज तो लेके जा सकते हो बातचीत करने के लिए। लेकिन आज जब वहां पर कोई सरकार है ही नहीं, किसी प्रकार की कोई सरकार नहीं है, ये बात आपको मैं बता दूं कि जो वहां पर पंजशीर वैली है, पंजशीर वैली तो पहले से कभी इनके अधिकार में तालिबान के रही नहीं। वहां पर अहमद शाह मसूद, जो जिसको कहते थे शेर ऑफ पंजशीर, उसका बेटा अहमद मसूद वो आज तालिबान के सामने सीना तान करके खड़ा हो गया है। उज़्बेक लीडर जो था रशीद दोस्तम, वो पहले जो नॉर्दर्न अलायंस का लीडर था और अफगान सरकार में वो मंत्री भी था, वो आज जो वहां की उज़्बेक इलाके हैं वहां पर खड़ा हो गया है। और अमरुल्लाह सालेह जो वाइस प्रेसिडेंट था, उसने अपनी, वो भी ताजिक है, उसने अपनी प्रेसिडेंटशिप डिक्लेयर कर दी है और वो वहां पर पंजशीर वैली में आकर के खड़ा हो गया है। आज ये सारी इतनी बड़ी रजिस्ट्रेशन नॉर्दर्न टेरिटरीज तो ऑलमोस्ट इनके हाथ से पाकिस्तान तालिबान के निकल गई है। तो किसकी सरकार काबुल में रहेगी, कौन कौन लोग रहेंगे? हजारों में भी थोड़े दिन पहले इन्होंने कहा था नहीं हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, 10-15 हजार इन्होंने वहां पर बेचारे जो है मार दिए, ईरान वापस खड़ा हो जाएगा हजारों को लेकर के वहां पे। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान किसी के साथ बातचीत करने के काबिल वहां रहेगा नहीं, ये बात तयशुदा है। एक जो बड़ा सवाल चीन का यहां पर देखने को मिलता है कि चीन फिलहाल ऐसा दिखता है, जो ऑप्टिक्स चीन दे रहा है मीडिया के जरिए, कि चीन लगातार तालिबान से दोस्ती करने की फिराक में है। फिलहाल वो यूएस की हार के तौर पर इसको देख रहा है, लेकिन शिनजियांग इलाके में चीन के, वहां पर ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के कई इस्लामिक संगठन हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, और वहां पर चीन लगातार कहता रहता है कि वो आतंकी वारदातों में शामिल होते हैं। उनके सेफ हेवंस तालिबान अफगानिस्तान में है, उनके संबंध तालिबान से हैं। तो ये जो विरोधाभास है, इसको चीन कैसे टैकल कर पाएगा? चीन का फायदा क्या तालिबान से हो पाएगा, या चीन को भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? जी देखिए, चीन का रोल जो है ना, चीन और पाकिस्तान का रोल अफगानिस्तान में इंटरट्वाइंड है। पाकिस्तान जो है वो उसका एक किस्म का प्रॉक्सी है अफगानिस्तान में। अब जो ये मुल्ला बरादर जो वहां का इस वक्त अपने आप को इस वक्त उसको इन्होंने प्रेसिडेंट लगभग डिक्लेयर करने वाले हैं, ये कोई 2-3 हफ्ते पहले चीन जाके आया था। उसकी अंडरस्टैंडिंग वहां पर जो हुई है वो ये है कि चीन वहां पर इन्वेस्ट करेगा। एक बात देखिए कि जो वेस्ट ने वहां पर किया, वेस्ट का पैसा जो था वो इन्वेस्टमेंट वहां पर नहीं थी। या तो उन्होंने आर्मी के ऊपर पैसा खर्चा किया वेस्ट ने, या वहां पर जो भी पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया वो एक किस्म की चैरिटी या डोनेशन थी। भारत ने $3 बिलियन वहां पर जो लगा दिए, हमने उसके एवज में एक पैसा भी वापस जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया। लेकिन चीन इसके विपरीत में, चीन जो है वो बिजनेसमैन कंट्री है, चीन इन्वेस्टर है, चीन इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्टमेंट के सामने वो ये उम्मीद करता है कि मेरे को इसका जो है वो वापस से पैसे बढ़ा करके मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न्स मिलेंगी। अब सवाल ऐसा है कि चीन वहां पर दो बातें हैं कि चीन इंफ्रा में करेगा तो पैसा उसको पेमेंट कौन देगा, क्योंकि इनका तो अपना कोई निजाम है ही नहीं है, इनकी तो अपनी कोई अर्थव्यवस्था है ही नहीं है। तो चीन ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? अभी देखिए वहां पर दो बातें हैं। एक तो वो ओपीएम की खेती करते हैं, अफीम की, और ओपीएम की खेती जो है उसके आधार के उसी से जो ड्रग्स बनती हैं, हेरोइन और बाकी, वो एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे इनका पूरा तालिबान का जो 2 नंबरी निजाम है वो चलता है। दूसरी इनकी एक्सपोर्ट जो है वो ड्राई फ्रूट की है। अब चीन इनमें से क्या इनसे लेगा? चीन ज्यादा से ज्यादा, चीन की नजर है वहां पर उनके खनिजों के ऊपर।
अब जो खनिज जो वहां पर हैं उसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल उनका मिनरल है वो लिथियम है। अब चीन की कोशिश होगी कि मैं लिथियम वहां से जो माइन करके, और उसकी कंटिन्यूटी चीन की वहां वहां है ही है। चीन का सिनकियांग जो है वो वाखन कॉरिडोर के माध्यम से जो है वो जुड़ता है आकर के अफगानिस्तान को। तो चीन के पास में तो जहां तक लॉजिस्टिक की बात है उसकी कोई कमी नहीं है। चीन वहां से वाखन कॉरिडोर के माध्यम से सिनकियांग में भी मिनरल अपने जो है ले जा सकता है। चीन वहां से जो है अफगानिस्तान से, और जो सीपैक का इनका रास्ता है वहां से ग्वादर से बाई सीज भी ले जा सकता है। लॉजिस्टिक की चीन के पास में समस्या नहीं है। समस्या सबसे बड़ी अब ये है कि जिस वेस्ट ने $1 ट्रिलियन वहां पर खर्चा किया, वो वेस्ट जो है अब एक अंडरस्टैंडिंग करके तालिबान के साथ बाहर निकला है, और वही वेस्ट सबसे बड़ा दुश्मन है चीन का। जो इस वक्त दुनिया की अलाइनमेंट्स बन गई हैं, जो जियो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट्स बनी हैं, उसमें चीन, पाकिस्तान, तुर्की जो है और रशिया, ये मेन है। और साइड लाइन के ऊपर इनके कभी कभी ईरान जुड़ जाता है, कभी कभी मलेशिया जुड़ जाता है। मलेशिया वैसे इस अलाइनमेंट में आना चाहता है, लेकिन जब उसके स्वयं के चीन के साथ में संबंध है साउथ चीन चाइना सी में, तो उस वक्त वो थोड़ा बैकफुट पे आ जाता है। तो इसी प्रकार से जो ईरान है वो अफगानिस्तान के अंदर उसके लिए सबसे बड़ी शियाओं की एक समस्या है, जो हो सकता है खुल करके सामने ना आए। लेकिन ये सारी अलाइनमेंट जो इस वक्त बनी हुई है, इसके विपरीत में वेस्ट का जो नेटो प्लस दूसरे जो कंट्रीज हैं, आज उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने $1 ट्रिलियन खर्चा किया था। तो आज चीन को अफगानिस्तान में रोकने के लिए 2-4-5 बिलियन डॉलर खर्चा करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उनके जो खरीदार हैं वहां पर, वो तालिबान के रूप में वहां पर मौजूद हैं। जब उस देश की कोई इकोनॉमी नहीं है, आखिर तालिबान को भी देश चलाना है, उसको तो जो पैसा देगा उसका वो गुणगान करेगा। और ये रास्ता यूएस वहां से जाते समय क्लियर कर गया है। तो ये बात तयशुदा है कि नेटो जो पावर्स हैं, चीन को और रशिया को बिल्कुल भी पैर वहां पर जमाने नहीं देंगे। ये बात आप समझ के चलिए। और दूसरी बात इससे जुड़ी हुई आ जाती है अफगानिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। अफगानिस्तान की उन्होंने, जब किसी भी देश का एक स्वप्न होता है, किसी राष्ट्र का अपना एक स्वप्न होता है कि भी मैं अपने राष्ट्र को यहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ, तो उनका स्वप्न क्या है? वो चाहते ही नहीं है। आज अगर चाहते, आप देखिए 1979 से 1999 तक जब सोवियत रशिया था, उसने भी कोशिश की थी, रशिया ने भी, कभी इनके लिए स्कूल्स बनाए जाएं, हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, इनको ट्रेन किया जाए, इनको 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 स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की जाए। वो कहा हमें नहीं चाहिए। आज पिछले 20 साल से यूएस की भी वही कोशिश थी कि भाई हम आपको जो है, और बड़ी बड़ी अच्छे वहां पर यूएस ने इंस्टीट्यूट्स क्रिएट करने की कोशिश की, उन्होंने कहा हमको चाहिए नहीं। तो बात ये आ जाती है कि जब आपको शरिया और डेमोक्रेसी या मॉडर्निटी के बीच में जब चुनाव करना होता है, आप शरिया को चुनाव करते हो, तो आपका वही हाल होगा जो अफगानिस्तान का हो रहा है, ये आने वाले समय में होगा। ये जो बदलाव है, अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया है, इसको पाकिस्तान आईएसआई की जीत के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। और लगातार मीडिया में, और पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल ये अपने मीडिया में कॉलम्स के जरिए ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, हमने तालिबान के जरिए अफगानिस्तान जीत लिया, अब हमारी नज़र जम्मू कश्मीर की तरफ होगी। तो इस जो बदलाव अफगानिस्तान में हुआ है, इसका असर भारत पर और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर पर क्या पड़ेगा? क्या यहाँ पर आतंकी वारदात को बढ़ाने में पाकिस्तान कामयाब रहेगा, या ये पाकिस्तान का एक सपना ही साबित होने वाला है? क्या असर होगा इस चेंजेस का भारत पर? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान, ये जो एक किस्म का साइकोलॉजिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, तालिबान कुछ भी नहीं कर पाएगा कश्मीर के विषय में। ये बात आप पकड़ के चलिए, तयशुदा है। ऐसा है कि जब लगभग इन्होंने लेट 80s में कश्मीर में ऑपरेशन टोपाज शुरू किया पाकिस्तान ने, तो उस समय कुछ घटनाक्रम ऐसा था कि सोवियत रशिया अफगानिस्तान को छोड़ करके चला गया था। और उस वक्त एक बात बहुत जो आज बताई जा रही है, उस वक्त भी बहुत 30 साल पहले भी ये बात बहुत ज़्यादा लोगों की चर्चा का विषय बना था कि देखिए मुजाहिदीन अभी वहाँ से फ्री हो गए हैं, वो सारे मुजाहिदीन जो हैं वो अभी कश्मीर के ऊपर लाद दिए जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत कम कोई अफगान वहाँ पर आए।
हमारा अपना सुरक्षा तंत्र जो है इतना मजबूत है कि किसी भी प्रकार से कोई भी कहीं से भी आ जाएगा, हमारा वहाँ का हमारे जो वहाँ पर हमारे जो सैनिक हैं वहाँ के, उनको किसी प्रकार से किसी पर हमारे कश्मीर के संदर्भ में कोई खतरा नहीं है। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान ने जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जो आज दिन तक कायम रखा है, उसके ऊपर ये दोनों संगठनों को लेकर के कितना अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर पाकिस्तान पे आता था, तो भी उसने इनको लिक्विडेट नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये एक किस्म के प्रॉक्सी सोल्जर्स हैं, लो कॉस्ट। अभी आप अगर सेना मेंटेन करते हो, सेना को आपको एक्विप भी करना है, सेना को आपको सैलरी भी देनी है, सेना को आपको साजो सामान भी देना है, और तो और सेना को बाद में पेंशन जो है, कई बार तो पेंशन का पूरा जो बजट होता है वो सैलरी से आगे बढ़ जाता है। तो ये करते हो, और दूसरी तरफ आपको फ्री के सैनिक मिले हुए हैं जिनको आपको कोई किसी प्रकार की कोई सेना देनी नहीं है, जिनको आपको किसी प्रकार का कोई भत्ता देना नहीं है, कोई पेंशन देनी नहीं है। वो जाते हैं, जो ईद के समय, बकरीद के समय जो खालें बिकती हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, वो खालों से ये लोगों को कहते हैं कि ये जक़ात है, ये आप खाल जो बेचोगे ये जक़ात में दे दो, और वो जक़ात जो है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के कॉफर में जाती है। ये एक उदाहरण है, बाकी भी उनके सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत है। तो इस प्रकार से वो समाज से पैसा इकट्ठा करते हैं जिहाद के नाम पर, और फिर अपने सैनिक तैयार करते हैं। ये उनका एक अपना इंडिपेंडेंट उनका जो एक मैकेनिज्म है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का। उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया कि भाई हम वहां से अक्रॉस द बॉर्डर भारत में लड़ने के लिए, जिहाद के नाम पर कश्मीर को आजाद करने के लिए भेजे। कितने परसेंट देखिए वो जिहादी आते हैं, ये थोड़े सराइकी जो क्षेत्र है वहां से कुछ आते हैं, जो बहावलपुर से ये कैंप से लोग तैयार करते थे, मुरीद के में इन्होंने कुछ तैयार किए, बहुत 10-15% ही है। बाकी के जो जितने भी टेररिस्ट वहां पर जो हैं, वो इन्होंने कुछ लोगों को अक्रॉस द बॉर्डर लेकर के गए, वहां से इनको ट्रेन करके भेजा, और कुछ लोगों को बाद में यहाँ से साजो सामान दे करके करते हैं। तो ये संदर्भ में ये बात तय है कि आज वहां पर तालिबानी शासन अफगानिस्तान में आने के बाद में भारत के ऊपर ये लोग कोई वहां से अपने सुसाइड स्क्वाड भेज देंगे या कोई इनके बंदे आ जाएंगे, उस प्रकार का कोई खतरा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, इस भारत की जो हमारी सुरक्षा, हमारी जो पूरा तंत्र है, बहुत सक्षम अपने आप को डिफेंड करने के लिए, किसी प्रकार का अफगानिस्तान में तालिबान आने से तो असर नहीं पड़ेगा। हाँ, हमको वो असर जरूर पड़ता है तालिबान का वहां आने पे, क्योंकि एक मित्र देश जो था अफगानिस्तान, एक हमारा मित्र देश था। अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे, वहाँ के लोग इलाज करने भारत के जो है वो हॉस्पिटल में आया करते थे। हर प्रकार हमने उनके साथ में जो है हमारा सामंजस्य अफगानिस्तान में था, वो एक बार के लिए तो रुक जाएगा। और जहां तक बात है कि हमारी लोग कहते हैं बहुत हमारी इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट हमने वो होती है जो हमने कहीं पर निवेश किया हो और वापिस आना हो। हमने निवेश तो किया ही नहीं था, वो तो हमारी दोस्ती में एक प्रकार का हमारा उनको अफगानिस्तान के ऊपर हमारी एक ये थी कि भाई एंडोमेंट थी कि भाई देखो आपको वो हेरात के इलाके में लोग बेचारे पानी के लिए तरसते हैं, तो एक सलमान डैम बना दिया जाए, आपके लिए सड़कें बना दी जाए, आपके लिए पार्लियामेंट बना दिया जाए। तो इस प्रकार से इसके अलावा कोई भारत के ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रभाव आने वाला नहीं है। हाँ, इंटरनेशनली जो इसके प्रभाव हैं वो देखिए, एक तो मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान इस बात को लेकर के पछताएगा कि मैंने अच्छे भले वहां पर अफगान जो थे वो एक अमेरिकन रूल में जो है एक मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे थे। ज्यादा से ज्यादा क्या होता भी ठीक है, विदेशी थे अमेरिकन, आप उनके साथ में ये बात कर सकते थे कि भाई देखो आप एक काम करिए कि आप यहाँ से चले जाइए, आप विदेशी हो, हमें अपनी जो है यहाँ की सरकार बनाने दीजिए। तो आप अशरफ गनी से भी नाराज थे, तो क्या कर सकते थे कि भैया एक काम करो, तुम त्याग पत्र दे दो, और यहाँ पर इतने बड़ा इलाका है, 42% वहां पर पश्तून है अफगानिस्तान में, बाकी ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, वहां पर थोड़े तुर्क भी हैं, आइबक्स हैं। ये सारे लोग जो हैं, इनको एक सही प्रकार का फेडरलिज्म अफगानिस्तान में कायम हो जाए। जैसे फेडरलिज्म कोई प्रांत की संख्या ज्यादा होती है उसके ज्यादा वहां पर जो है रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे, है। आप उसको लोया जिगरा कहते हो, आप जो मर्जी नाम दे दो, आप जिरगा नाम दे दो, लोया जिरगा नाम दे दो,
आप उस प्रकार से अपनी एक पार्लियामेंट वहां बनाओ और मॉडर्निटी की तरफ चले जाओ। तो आपको तो वो चीज चाहिए नहीं थी, आपने उस चीज को छोड़ करके आपने कोई 1000 2000 1500 साल पुराना एक सिद्धांत शरिया का जो है आपने अडॉप्ट करने की बात वहां पर कर ली है। अब ऐसी स्थिति में आने वाले समय में अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी अफरा तफरी रहने वाली है। तो एक तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ये होने वाला है कि बीएलए और टीटीपी को वहाँ के तालिबान पाकिस्तान के फेवर में नहीं कर सकेंगे, ये कहीं पर भी आप बात जो है लिख करके ले लीजिए। दूसरी चीज जो है अंतर्राष्ट्रीय के रिफ्यूजी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वो बेचारे जो बच्चे पढ़ रहे थे, अब उनका अपना ख्वाब था कि हम पढ़ लिख करके, कोई बोला डॉक्टर बनूंगा, कोई बोला इंजीनियर बनूंगा, कोई कुछ बनूंगा, वो सबके ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गए हैं। उनमें से बहुत लोग कोशिश करेंगे कि भाई हम अपने जो हमारे ड्रीम्स हैं उनको पूरी करने के लिए जो डेवलप वर्ल्ड है वहां जाएं। तो रिफ्यूजीज की बहुत बड़ी संख्या जो है वो दुनिया में आने वाली है। दूसरी चीज कि जो ड्रग्स है, ये ड्रग्स जितनी भी दुनिया में आ रही है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि सर्वाइवल के लिए उनके पास दूसरा कुछ है ही नहीं है। अच्छा, पहले क्या होता था कि जब वहाँ नेटो फोर्सेस थे तो कुछ कंट्रोल था अफीम की खेती के ऊपर। अब क्या है कि उसके अफीम की खेती के ऊपर भी कंट्रोल रहने वाला ही नहीं है। तो जितनी भी उनकी एरेबल जगह है वहां पर मैक्सिमम जो होगा वो पॉपी उगाई जाएगी और उसमें से हीरोइन वगैरह बाकी ड्रग्स बनेंगी, सारी दुनिया में बढ़ेंगी। तो ड्रग्स की सप्लाई बढ़ जाएगी, रिफ्यूजीज की समस्या जो है वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और एक और बात कि अफगानिस्तान में अब जो वीगर वहां पर रेबल्स हैं, जो चीन की सिनकियांग प्रोविंस में, देखिए ये दोगले लोग हैं, या पाकिस्तानी या तालिबान वाले, इन्होंने ये अपने यहाँ पर बात करते शरिया की या मुसलमानों के अधिकारों की। सबसे ज्यादा दुनिया में मुसलमानों के अधिकारों पे अगर चोट लग रही है तो इस वक्त सिनकियांग में, चीन में लग रही है। वहां पर बुर्का नकाब की इजाजत नहीं है, मुसलमान को टोपी पहनने की इजाजत नहीं है, उनको खुले रूप में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। उसके विरोध में ना पाकिस्तान बोलता है ना ये बाकी के लोग। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो सिनकियांग के रेबल्स हैं, वीगर जो रेबल्स हैं, ये बहुत अधिक संख्या में यहाँ से निकल करके वहां पर जाएंगे। तो चीन को भी बहुत बड़ी एक समस्या का आने वाले समय में सामना करना पड़ेगा। वो यहाँ पर मिनरल्स की खुदाई कर पाए या ना कर पाए, लेकिन यहाँ से वीगर्स रेबल जो है उनकी ट्रेनिंग जरूर शुरू तो हो जाएगी। और क्योंकि उनका वो इलाका जो है बाकन कॉरिडोर जो लगता है आकर के नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, वहां पर तालिबान का बिल्कुल भी शासन नहीं है। वहां पर टोटल नॉर्दर्न अलायंस वाले लोग बैठे हैं, वहां से वीगर रेबल जाएंगे ही जाएंगे, ये एक बात तय है। दूसरा आईएसआई है, वो जो वहां पर यूएसए की प्रेजेंस के दरमियान थोड़ा ठंडे थे। अब ये सारी नेटो चले गए तो खुला खेल फरकाबादी है वहां पे। आईएसआईएस भी बनेगा, अलकायदा भी वापस पनपेगा, और ये रुख कहाँ जाता है ये समय ही इसका बता पाएगा। तो कुल मिलाकर के इसका इलाज वो मैं कुछ शब्दों में बताना चाहूंगा कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं दुनिया के, ये सबको चैलेंज है। 9/11 की घटना जिसमें 3000 से अधिक उस समय निरपराध लोगों की हत्या हुई थी अमेरिका में, उस प्रकार की भी घटना होने की आशंका है। क्यों है? क्योंकि जिस देश में किसी प्रकार का कोई निजाम नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वहां पर खुले आकर के कोई भी आदमी पैसा दे अफगान वारलॉर्ड को और जो मर्जी काम कर ले। तो वहां पर जिस प्रकार से जो है तालिबान के 1996 और 2001 के शासन के बीच में अल कायदा पनपी थी, ओसामा बिन लादेन जैसे लोग पनपे थे, अल जवाहिरी जैसे लोग वहां पर पनपे थे। ऐसी स्थिति जो है वापस से अफगानिस्तान में बनेगी। कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार की बड़ी घटना वापस से जो है वो विश्व को देखनी पड़े। उसके लिए जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आपसी छोटे छोटे मतभेद जो है वो खत्म करने पड़ेंगे। और इस ताकत, ये विश्व को चुनौती है, ये जो टेररिज्म है ये विश्व को चुनौती है। जिस प्रकार से हम पर्यावरण की रक्षा का एक उदाहरण देता हूं, कहते हैं कि विश्व को चुनौती है, क्योंकि पर्यावरण मान लीजिए
कि कोयला जलाता एक देश है लेकिन ओजोन लेयर दूसरे देश के ऊपर की पंक्चर होती है, तो वो एक अमॉर्फस चीज है। इसी प्रकार से टेररिज्म भी अमॉर्फस चीज है। बन कहाँ, जो टेररिस्ट पैदा कहाँ हो रहे हैं, ट्रेन कहाँ हो रहे हैं, फंडिंग कहाँ हो रही है, और उसका जो सामने से असर है और कहीं पर जा रहा है। तो इस प्रकार से टेररिज्म भी जो है ये वैश्विक चुनौती है। पूरे लोकतांत्रिक देशों को इकट्ठा होकर के इसका सामना करना पड़ेगा। अपने छोटे छोटे मतभेद जो है वो छोड़ने पड़ेंगे, मैं समझता हूं। तो इसके ऊपर विजय जो है अवश्य पा सकते हैं। सर, निश्चित तौर पर बहुत सारी शंकाएं हैं, दुनिया भर के देश उस पर नज़र बनाए हुए हैं, भारत भी नज़र बनाए हुए है। और चूंकि अभी पाकिस्तान ने, तालिबान ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि अभी आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में वो किस तरीके से शरिया कानून को लागू करेगा और वहाँ के लोगों के साथ क्या होगा, इस पर बहुत सारी शंकाएं बनी हुई हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम फिर से चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू।